नमस्कार दोस्तों। स्टील स्ट्रक्चर की इस क्लास में हम अपनी पहली यूनिट को शुरू करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ स्टील एंड ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन सब से पहले ये समझना होगा कि स्टील क्या होता है। स्टील एक फेरस अलॉय है। फेरस अलॉय मतलब फेरस के साथ इसमें दूसरे कंपोजिशंस भी इसमें अलॉय में ऐड किए जाते हैं, जिसमें मोलिब्डेनम हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, इन सब को ऐड किया जाता है। अगर हम फेरस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, तो जैसे कि फेरस मटेरियल, फेरस अलॉय में स्टील हो गया, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। हाई रेजिस्टेंस टू शेयर, शेयर टॉर्क एंड डिफॉर्मेशंस होता है। इसमें थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है ना। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फेरस मटेरियल की। और अगर इसके मतलब प्रिंसिपल एप्लीकेशंस हम देखें, मेन एप्लीकेशंस क्या है, तो क्या है कि ये स्ट्रेंथ और रेजिलियंट मटेरियल होता है। मतलब इसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, इसलिए हम इसको सिविल कंस्ट्रक्शंस में, हाई राइज बिल्डिंग में, ब्रिज कंस्ट्रक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। इसकी कोरोजन रेजिस्टेंस होने के कारण इसमें हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हो गया, उसके बाद बॉयलर्स हो गए, पाइपलाइंस हो गई, उसमें स्टील मटेरियल को यूज़ करते हैं। स्टील में ही एक कंपोनेंट होता है जिसमें जैसे कास्ट आयरन कहते हैं। कास्ट आयरन क्या होता है कि जब भी स्टील के मतलब फेरस का ओर होता है, जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट हो गया, उसको रिफाइन किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। उसके बाद एक हमें मतलब रेड हॉट आयरन मिलता है। इस रेड हॉट आयरन को जब कूल डाउन किया जाता है तो उसी को हम कास्ट आयरन कहते हैं। इसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए ये ब्रिटल होता है। इसलिए कास्ट आयरन इज स्ट्रॉन्ग बट ब्रिटल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज वेरी हाई। जिस जगह पे इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे हम कास्ट आयरन यूज़ करेंगे। जैसे कि मेन हॉल का कवर हो गया, जिसमें इम्पैक्ट लोड बहुत ज़्यादा रहता है व्हीकल का। मेन हॉल का जो कवर है मतलब ढक्कन हो गया, वहाँ पे हम कास्ट आयरन यूज़ करते हैं। इंजन की बॉडी हो गई, मशीन का बेस हो गया, वहाँ पे इम्पैक्ट वाइब्रेशन ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि मतलब वो हाई लोड को बियर कर सकता है। ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है कि जितना कभी लोड होगा, अप्लाइड लोड मैक्सिमम के बाद अगर उससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो वहाँ पे वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। पर अगर उससे कम लोड लगाते हैं और लोड रिलीज करते हैं, तो ये क्या होता है कि इलास्टिक रेंज में ही रहता है, तो वापस अब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। इसलिए हम इस टाइप के स्ट्रक्चर को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे वो शेप डिटेरियोरेट ना हो जाए, स्ट्रेन ज़्यादा डेवलप ना हो। उस जगह पे हम ब्रिटल मटेरियल को यूज़ करते हैं। स्टील में एक होता है माइल्ड स्टील, जो कि सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, पर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है ना। तो वहाँ पे जहाँ पे भी हमें मतलब वर्कशॉप हो गया, हाउस होल्ड फर्नीचर हो गया, जहाँ पे हमें मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रेन देनी होगी स्ट्रक्चर को फेल करने से पहले, उस जगह पे हम माइल्ड स्टील को यूज़ करते हैं। कार्बन स्टील मतलब जैसे जैसे हम किसी भी स्टील में कार्बन की परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं, तो उसकी ब्रिटलनेस और टफनेस बढ़ जाती है। ब्रिटलनेस और टफनेस बढ़ जाती है, तो हमें जिस मटेरियल की टफनेस ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे हम हाई कार्बन या कार्बन स्टील को यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारा टूल कटिंग इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, उस जगह पे हम स्टील का कार्बन स्टील को यूज़ करेंगे। तो हम अब स्टील का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा एलॉय क्या होता है। एलॉय का मतलब होगा सिंपल मिक्सचर। अगर फेरस है तो वो फेरस एलॉय कहलाएंगे, और नॉन फेरस है मतलब एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो वो नॉन फेरस, मतलब मेजर कंपोनेंट अगर एल्यूमिनियम और कॉपर है तो वो नॉन फेरस एलॉयज कहलाएंगे। ठीक है। तो ये फिगर्स में हम देख सकते हैं कि अलॉयज दो तरह के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस अलॉय को भी हम दो तरह से डिवाइड किया है, एक कास्ट आयरन है और एक स्टील से। कास्ट आयरन मतलब इनिशियल का आयरन, जो मतलब रेड हॉट आयरन ब्लास्ट फर्नेस से निकलता है, उसको किसी मोल्ड या साँचे में डाला जाता है, कूल डाउन किया जाता है। वहाँ पे जो आयरन मिलता है उसे हम कास्ट आयरन कहते हैं। इस कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज और इम्प्योरिटीज़ रहती है ज़्यादा, पर ये एक ब्रिटल और टफ होता है। हमें स्टील में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले रॉट आयरन में मतलब कन्वर्ट करते हैं, इसको और ज़्यादा रिफाइन करते हैं। उसके बाद उसमें अलॉइंग की जाती है। अलॉइंग मतलब उसमें क्रोमियम, मोलिब्डेनम, निकल, कोबाल्ट, इनको ऐड करके अलग अलग टाइप के स्टील्स बनाए जाते हैं। ये जो स्टील्स होते हैं वो लो अलॉय हो सकते हैं और हाई अलॉय हो सकते हैं। मतलब परसेंटेज ऑफ मिक्सचर जो है दूसरे कंपोनेंट का, वो अगर 10% से लगभग कम होगा तो वो लो एलॉय कहलाएंगे, उससे ज़्यादा होगा तो वो हाई एलॉय कहलाएंगे।
लो अलॉय में हम कार्बन की परसेंटेज को वेरी करते हैं। कार्बन की परसेंटेज अगर वेरी करते हैं तो जैसे कि हमने कास्ट आयरन में देखा था कि उसमें लगभग 4% के आसपास कार्बन होता है। अगर कार्बन के परसेंट जीरो से लेके उसके बीच में वेरी करते हैं तो हमें अलग अलग टाइप की स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस मिलती है। उस हिसाब से हमने कार्बन को लो कार्बन, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन में क्लासीफाई किया है। हाई अलॉय में मतलब अलॉय की प्रॉपर्टी, अलॉय का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, मतलब अदर कंपोनेंट्स का परसेंटेज और बढ़ा देते हैं, तो उससे हमें टूल स्टील और स्टेनलेस स्टील मिलता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। स्टील क्या है? स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन इन विच द कार्बन कंटेंट इज अप टू 2%। इट में कंटेन अलॉइंग एलिमेंट। कास्ट आयरन हो गया, कास्ट आयरन में लगभग 4% के आसपास, मतलब 2 से 6.67 तक कार्बन की परसेंटेज वेरी करती है। ओके, उस कास्ट आयरन को जब ट्रीट किया जाता है सबसे पहले हमें लो कार्बन स्टील मिलता है। लो कार्बन स्टील मतलब कैसा होता है? कार्बन कंटेंट जिसकी रेंज कितनी होती है? 0.0 से 0.3% तक। लो कार्बन है मतलब इसकी डक्टिलिटी क्या होगी? ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा डक्टिलिटी होने के कारण हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ पे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए। ओके, तो वहाँ पे हम लो कार्बन स्टील को यूज़ करेंगे। तो इस टाइप के कार्बन जो होते हैं वो गुड वेल्डेबिलिटी देते हैं और मशीनेबिलिटी देते हैं। वेल्डेबिलिटी मतलब अगर अगर उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, डक्टिलिटी है, तो क्या है कि वेल्डिंग के बाद इसमें रेजिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए ये गुड वेल्डेबिलिटी देता है। ओके, उसके बाद उसका अगला क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील जो होता है उसकी जो परसेंटेज होती है उसमें कार्बन वो 0.3 से 0.8% तक होती है। ये हीट ट्रीटेड होता है तो इसमें क्वेंचिंग और टेम्परेचर किया जाता है, टेम्परिंग की जाती है, उससे अपने को मीडियम कार्बन स्टील मिलता है। इसमें एडिशनल कंपोनेंट और मिलाए जाते हैं जैसे कि क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम, ताकि इसकी हीट ट्रीटिंग प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। हीट ट्रीटिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि इस टाइप के स्टील को हम उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि किसी भट्टी में या फर्नेस में यूज़ करना है, तो उधर हम मीडियम कार्बन स्टील में एडिशनल अलॉयज़ का यूज़ करके मिक्स करके यूज़ करते हैं। ठीक है ना? हीट ट्रीटेड अलॉयज़ आर स्ट्रॉन्गर बट हैव लोअर डक्टिलिटी। ओके, इस टाइप के लो मीडियम कार्बन कार्बन स्टील्स के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो हम कहाँ देखते हैं? रेलवे व्हील्स हो गए, ट्रैक्स हो गए, गियर्स हो गए, क्रैंक शाफ्ट्स हो गए। तो वहाँ पे क्या है कि हीट डेवलप होती है, किससे? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से। उसके बाद अगला कार्बन स्टील आता है जिसे हम हाई कार्बन स्टील कहते हैं, जिसमें कार्बन कंटेंट 2% तक होता है, 0.8 से 2% तक। हाई कार्बन होने के कारण हाई कार्बन होने के कारण इसमें क्या है कि डक्टिलिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। डक्टिलिटी रिड्यूस होने पर क्या है कि इसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी। ब्रिटलनेस मतलब ये ज़्यादा के ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। इसमें स्ट्रेन डेवलपमेंट कंपेरेटिवली कम रहेगा। कंपेरेटिवली क्या? बहुत कम रहता है। जिस जगह पे इस तरह के हार्डेस्ट एंड लीस्ट डक्टाइल मटेरियल की यूज रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम हाई कार्बन स्टील को यूज़ करेंगे। ठीक है ना? इट इज यूज्ड इन hardened and tempered conditions. The strong carbide former like chromium, vanadium are added as an alloy element to forms the carbide of these metals. ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? टूल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। डाई स्टील्स होता है जिसमें हमें हाई हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट रहती है। उस जगह पे हम हाई कार्बन स्टील को यूज़ करेंगे जिसमें कार्बन की परसेंटेज 0.8 से 2.0 तक वेरी करती है। तो ये एक टाइप का लो एलॉय कार्बन हो गई। ओके, उसके बाद आते हैं टूल स्टील्स। टूल स्टील्स में क्या है? कार्बन के कंटेंट के साथ हम दूसरे एलिमेंट्स जैसे वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, उनको भी ऐड करते हैं, ताकि उससे क्या है कि इसकी वियरिंग रेजिस्टेंस, एब्रेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसी तरह से हमारा क्या होता है कि एक स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की परसेंटेज को हम 10 से 11 से भी ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि इसकी कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या होती है? और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। अगर कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाएगी, इसमें डक्टिलिटी अच्छी रहेगी, तो हम उसको इंजीनियर्ड मटेरियल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ओके, alloy steel. Alloy steels are considered to be the alloy steel when the maximum range
गिवन फॉर alloy content element exceeds or more than following। जब इसमें मतलब मैंगनीज 1.65%, सिलिकॉन 0.6%, कॉपर 0.6% और उससे ज़्यादा होती है तब हम उसे अलॉय स्टील कहते हैं। इसमें भी मतलब लो और मीडियम अलॉय स्टील्स होता है ना। हाई अलॉय स्टील्स होता है, इसमें क्या है कि लो एंड मीडियम अलॉय स्टील्स में अलोइंग एलिमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 10%। ओके। हाई अलॉय स्टील्स में क्या होता है कि अलोइंग एलिमेंट जो होते हैं उसकी पर कंटेंट जो होता है वो 10% से ज़्यादा हो जाता है। ओके। अलॉय एलिमेंट्स ये सारे हो गए जैसे क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, सिलिकॉन, वेनेडियम, फिर एल्यूमिनियम, बेरिलियम, ठीक है ना, लेड, कॉपर, टाइटेनियम, जिरकोनियम, मोलिब्डेनम। इनकी जो परसेंटेज होता है उसको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर देते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि मतलब इसका जो इन्फ्लुएंस है उस अलोइंग एलिमेंट का कम परसेंटेज में भी ज़्यादा मतलब उसकी स्ट्रेंथ या कार्बन या स्टील की प्रॉपर्टी को क्या करता है, ये वेरी कर देता है। उस हिसाब से हम इसका एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं ताकि हम एक इक्विवेलेंसी डेवलप कर सकें। ओके। फिर टूल स्टील आ जाता है। टूल स्टील्स में बी डिफाइंड एज ए स्पेशल स्टील which are used to form, cut and otherwise change the shape of the material। टूल स्टील का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें दूसरे मटेरियल को शेप देना होता है, वहाँ पे मतलब हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होना आवश्यक है ना। तो वो कैसे लाते हैं, उस टाइप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जैसे कि गुड टफनेस हो गया, गुड वियर रेजिस्टेंस हो गया, वेरी गुड मशीनेबिलिटी होनी चाहिए, डिफाइंड हार्डनिंग एट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में वो सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब वो वहाँ पे डिफॉर्म ना कर जाए। ओके। तो ये टूल स्टील के अलग अलग कंपोजिशन है। डब्ल्यू डब्ल्यू हाई स्पीड स्टील हो गया, मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील हो गया, कार्बन हाई स्पीड स्टील हो गया, एयर हार्डनिंग स्टील हो गया, ऑयल हार्डनिंग स्टील हो गया। इसमें अलग अलग तरह के इसके कंपोजिशंस होते हैं। ये आपको ओवरव्यू की तरह से मेमोराइज करना है या फिर इनके नाम भी सफिशिएंट है। फिर आते हैं अपना स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में 11.5 से ज़्यादा क्रोमियम का परसेंटेज होता है, ठीक है ना। फाइन फिल्म ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड्स फॉर्म स्पॉन्टेनियसली ऑन द सरफेस। उससे क्या है कि उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। ओके। इससे हमें हाई कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील मिलता है, स्टेनलेस स्टील मिलता है। इसकी स्केल रेजिस्टेंस होती है हाई टेम्परेचर पे। इट रिटेन डक्टिलिटी एट टेम्परेचर अप्रोचिंग टू एब्सोल्यूट जीरो। मतलब एब्सोल्यूट जीरो पे भी मतलब इसमें डक्टिलिटी रहती है, मतलब ये ब्रिटल नहीं हो जाता है। जब भी स्टील में टेम्परेचर कम होता है तो उसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। और स्टेनलेस स्टील की एब्सोल्यूट जीरो पे भी कुछ ना कुछ डक्टिलिटी रहेगी। ये कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। उसके यूज़ हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में करते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स में यूज़ करते हैं, डेयरी इंडस्ट्रीज में होता है, और ट्रांसपोर्टेशन जैसे रेलवे गर्डर्स कार्स के उसमें होता है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में भी स्टील यूज़ होता है जैसे कि माइल स्टील हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गए जो आपको पढ़ने हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शंस एंड देन प्लास्टिक एनालिसिस सेकंड यूनिट में देखेंगे। ओके। थैंक यू सो मच गाइस।